आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 48 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 47 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारा पीडीएफ अपलोड किया जाता है और विथ सोल्यूशन भी अपलोड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है करियर विनर। यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों कर्नाटक के युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। दोस्तों कर्नाटक और का युद्ध जो है, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड वर्ल्ड में कहीं भी युद्ध करता था तो इंडिया में जरूर युद्ध होता था। तो इस तरह से 3 युद्ध हुआ है। वो तीनों युद्ध कब कब हुआ है वो आप डेट याद रखिएगा, और किस संधि के थ्रू जो है समाप्त किया गया युद्ध को वो डेट याद रखिएगा। तो दोस्तों कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ था, और इसमें जो है एक्स-ला-शापेल की संधि हुआ था। क्या हुआ था? एक्स-ला-शापेल की संधि हुआ था। दोस्तों युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों दूसरा युद्ध जो है ये डेट आपको डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कोई कोई बुक में 49 से 54 देता है, लेकिन 51 से 55 हुआ था। कहीं कहीं 49 से 54 भी देता है। इस युद्ध को जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। किस संधि के द्वारा? पांडिचेरी के संधि के द्वारा। और ये जो है ये युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका कारण था कि जो हैदराबाद और कर्नाटक था उसमें उत्तराधिकार उत्पन्न की वजह से ये हुआ था। और दोस्तों तीसरा युद्ध जो है ये 56 से 63 चला था। 1756 से 63 चला था। और इसमें जो है फ्रांसीसी कौन था? तो काउंट लाली था। और अंग्रेज कौन था? तो आयरकुट था। ये जो युद्ध जो है पेरिस के संधि के थ्रू समाप्त हुआ। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो 22 जनवरी कब 22 जनवरी 1760 को ये तृतीय युद्ध में हुआ था। कर्नाटक के वांडीवास में अंग्रेज ने जो है फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित किया। तो वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और इसके बाद जो है 1763 में पेरिस की संधि के तरह जो है अंग्रेज क्या करता है, चंद्रनगर छोड़कर सारा माने लौटा देता है इसको, फ्रांस को। और 1761 में अंग्रेज ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। तो ये होता है। ये 4-5 फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये राजा राम मोहन राय था। कौन था? राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1823 में। दोस्तों इसने जो है इन्होंने ब्रह्म सभा की भी नींव रखी थी। कब? 20 अगस्त 1828 को। दोस्तों इसको डेट के साथ याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो डेट जरूर रहेगा। 1828 को जो है ये ब्रह्म सभा की स्थापना रखी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो दोस्तों दक्षिण भारत में शंकराचार्य के उद्भव के बाद जो है दक्षिण भारत की जनता के बीच शिवोपासना को प्रिय बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और शंकराचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव से धीरे धीरे मैसूर में जैन धर्म क्षीण हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य। और ये शिव उपासक थे। अगला है प्राचीन भारत में संगम क्या है? तो दोस्तों इसका हम डिटेल से बात करेंगे। संगम क्यों लाया गया, किसके अधीन हुआ, ये सारा चीज़ जो है हम पूरा बात करेंगे। दोस्तों दक्षिण भारत में पहली एडी से 3rd एडी तक जो है, कब से कब? 1st एडी से
थर्ड एडी तक, थर्ड एडी तक लेखकों, कवियों की सभा, ये सब जो है इन सभी को साथ माने बुलाया गया और इसी को संगम कहते हैं। तो क्या किसको कहते हैं? तो फर्स्ट एडी से थर्ड एडी लेखकों और कवियों की सभा बुलाई गई जिसे हम संगम कहते हैं। और दोस्तों संगम क्यों बुलाया गया? तो यह संगम पांड्य राजाओं के जो है संरक्षण में बुलाई गई थी। तो किन राजाओं के संरक्षण में बुलाई गई? पांड्य राजाओं के, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये संगम बुलाई गई थी। दोस्तों कुल 3 संगम होता है। तो पहला संगम कहाँ पे हुआ था? तो पहला संगम मदुरई में हुआ था और इसका कौन था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो है अध्यक्ष था, अगस्त ऋषि। दूसरा जो है कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो तोल्कापियम था और अगस्त ऋषि दोनों था। अगस्त ऋषि भी था, तोल्कापियम भी था। और दोस्तों तीसरा जो है, तीसरा फिर मदुरई में ही होता है और इसका अध्यक्ष जो था नकीर था। कौन था? नकीर। दोस्तों पहले संगम में लिखी गई कोई भी बुक जो है अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी में एक मात्र बुक है जिसका नाम क्या है? तोल्कापियर, जो तमिल का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। कौन? तोल्कापियर। तोल्कापियर जो है तमिल का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो इतना फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो दोस्तों सल्तनत काल के सिक्के जो है टाका, ससगनी, जीतल, चांदी, तांबे जैसे धातु से बने थे और टाका चांदी का 175 ग्रेन भार वाला सिक्का था, लेकिन दाम नहीं था। तो टंका, जीतल और दोगानी ये सब था, लेकिन दाम नहीं था। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये आर्टिकल 21 है। दोस्तों आर्टिकल 21 का बहुत व्यापक है। जैसे आपको नेट चलाने का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 ही है। दोस्तों 25 क्या है? तो 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता है और 29-30 जो है ये शिक्षा और अल्पसंख्यक का जो विकास है उसके अधीन है। माने अल्पसंख्यक के धर्म को अपने तरीके से मनाने का जो 29-30 में है। और 19 में क्या है? तो इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, वो है। 21 में जो है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी के अंतर्गत जो है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अगला है वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है ये 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। अगला जो है 2026 में चेंज होने वाला है। अगला है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो किसका उल्लेख करता है? तो ये जो है राज्य वित्त आयोग के कार्य को उल्लेख करता है। यानी 73 में पंचायती राज आया, इसमें नगर निगम वाला आया, इसका सी आंसर। अगला है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से गृहीत की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों यूएसए से क्या क्या किया गया है? तो यूएसए से जो है इसमें मौलिक अधिकार इंपोर्टेंस है, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में नहीं लगा है कभी, तो ये वित्तीय आपात जो है यहीं से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये संसाधनात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, फिर एकल नागरिकता लिया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता लिया गया है और एक इम्पोर्टेंस है अपशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास है। तो अपशिष्ट शक्ति किसको कहते हैं? तो दोस्तों जिस विषय की चर्चा जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची में न दिया हो तो वह विशिष्ट शक्ति के तहत जो है
आता है और विशिष्ट शक्ति पे जो है संसद कानून बना सकता है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी जो है कनाडा से ही लिया गया है और संघ राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन भी लिया गया है। दोस्तों और है जैसे जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी से जो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार संबंधी शक्तियाँ है। और ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना की भाषा है, समवर्ती सूची का प्रावधान है, फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध है और संसदीय विशेषाधिकार है। तो ये सारा चीज़ है। आयरलैंड से दोस्तों याद रखिएगा नीति निर्देशक तक तो सभी याद रखता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 जो मनोनीत करता है वो जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। तो ये सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा, और ये आर्टिकल 61 में है। अगला है खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है। तो दोस्तों खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा जो है किसके द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है, तो ये जो है बॉक्साइट का निर्माण होता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत जो है चट्टानों को घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है और बॉक्साइट अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल होता है, तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन है, तो फर्स्ट है जास्कर नदी, श्योक नदी भी है और हुंजा नदी भी है। दोस्तों दीफू तो अरुणाचल प्रदेश के साइड में है, तो दीफू नहीं हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 2 4। तो आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है कि पंचनद जो पंजाब में है, पंचनद इनमें से कौन सा नदी नहीं है। ऑप्शन सुनिए, सिंधु, रावी, ब्यास, चिनाब। तो इसमें से कौन सा नदी है जो पंचनद में नहीं आता है। आप लोग कमेंट कीजिए और फिर दिमाग लगाइए, पंचनद में नहीं आता है। कौन कौन ऑप्शन है, सिंधु, रावी, ब्यास और चिनाब। अगला है सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और मिलाना है और बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों फर्स्ट है केरल, तो केरल का सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनायमुदी है। और डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुरी है। दोस्तों नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सारामती है, सारामती। और उत्तराखंड का नंदा देवी। दोस्तों कुमाऊं हिमालय जो है ये अगर पूछ दिया जाए कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नंदा देवी ही है। और तमिलनाडु का डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी का भी है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिमालय का जैसे नदियों के रूप में विभाजन, तो पहले कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय आता है, कौन, सतलज, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिबांग। तो काली सतलज से काली जो है ये कुमाऊं हिमालय है जो उत्तराखंड में पड़ता है, उसका ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसके बाद नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता है और तीस्ता से दिबांग जो है असम हिमालय है। अगला है भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में जो है प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है, जिसमें कौन कौन है, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, लौह इस्पात हो गया, विद्युत हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज उद्योग हो गया। तो ये सभी जो है कोर उद्योग है। तो इसमें कौन है, तो इसमें सभी हो जाएगा। करीब 8 कोर उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों द्वारा कौन सा मिट्टी निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी। ये 2 टाइप का होता है, खादर और बांगर। दोस्तों बांगर जो है पुरानी मिट्टी को कहते हैं, खादर जो है नई मिट्टी को कहते हैं। और अग्नि काली मिट्टी से कैसे बनता है, अग्नि के चट्टानों के टूटने फूटने से। और कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। अगला है ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है। तो ओकुन का नियम जो है बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में संबंध को दर्शाता है। क्या, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होता है। तो कौन होता है, तो ये आयात में वृद्धि के कारण होता है। दोस्तों जब किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो उससे आय में उतनी ही वृद्धि नहीं होती है जितनी विनियोग बढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट, तो उसी को आयात में वृद्धि। अगला है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
अगला है निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो कौन देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर की प्रमुख भाषा जो है तमिल है। यहाँ चीनी, मलय और अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में लाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में कहाँ समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री है, ये समुद्री है। समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 17 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन है पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? पुश स्ट्रोक का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। इस खेल का जन्मदाता जो इंग्लैंड को माना जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टेबल टेनिस। दोस्तों आज हम कंप्यूटर का थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट बोल रहा है कि कंप्यूटर नहीं बात हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर आप अगर बेसिक पढ़े होंगे तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट कौन करता है? जो कंप्लीट जिसका तैयारी हो जाता है वो करता है। तो इसीलिए अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं तो पहले आप खुद तैयारी कर लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक का लेखक जो है जॉन मिल्टन है। कौन है? जॉन मिल्टन। अगला है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और फिर मकाऊ की राजधानी मकाउए है। मकाऊ की राजधानी मकाउए है। कतर की राजधानी दोहा है। और ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही कहा गया है। दूसरा जो है कौन है? दूसरा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दोस्तों तीसरा जो है कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए तीसरा सत्याग्रही किनको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त है या और है? आप जवाब दीजिए। अगला है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सतीशन को। अगला है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। तो उसको जो है चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग सुने होंगे कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वायुमंडल पे जो कण है ना उसका स्पीड वहाँ के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी वहाँ पे जो है चंद्रमा पे जो कण होता है ना उसका स्पीड 2.8 से ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वहाँ से एस्केप कर जाता है। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि अगर पृथ्वी से हम कोई वस्तु को इतना किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा से अगर फेंकेंगे तो वो कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। तो इसी तरह से चंद्रमा पे ऑलरेडी वहाँ का कण का जो है वो 2.8 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला है हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा मिशन है? तो दोस्तों कौन सा मिशन है? ये 23वां मिशन है और अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है सूर्य के लिए। अगला है भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये रूस में किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, क्या नाम है? दिनेश प्रताप सिंह। ये दिनेश प्रताप सिंह और रूस में जो भारत के राजदूत पवन कुमार है। कौन है? पवन कुमार। इनके द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला है आईसीसी द्वारा किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया है? तो कौन है ये? तो ये हरमनप्रीत कौर है जो और कौन है? हरमनप्रीत कौर है। दोस्तों इसमें अगले 2 मैच कर रहा है, एक ही है। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन किया हरमनप्रीत कौर, तो 2 मैचों के लिए इनको निलंबन कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अब ऊपर में सबसे कौन है? तो आइसलैंड है, डेनमार्क है दूसरे नंबर पर, तीसरा आयरलैंड है
और सबसे लास्ट में जो है 163वां नंबर पे अफगानिस्तान है। और भारत का स्थान कितना है? 126 है। ये 2023 का है। अब हम लोग साइंस की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं एक साइंस का सीरीज लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में मैं उसका डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ। और दोस्तों उसमें क्वेश्चन इतना अच्छा रहेगा कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ। जैसे मैं उसका एक झलक देता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन है कि जलीय पौधों में जो जड़ होता है, जड़ में कौन सा भाग में, माने उस भाग का नाम बताना है जिसके वजह से पानी पे वो ऊपर रहता है, माने बुआंसी फोर्स नीचे से लगता है ताकि ऊपर रहे, तो वो कौन सा पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन। काहे कि अब जो मैं एग्जाम का ट्रेंड देख रहा हूँ उसमें साइंस डीप में आप पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। तो अब डीप में ही जानना चाहिए साइंस को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त है। तो कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए किन 2 शर्त है? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर Fs cos थीटा, यानी एस क्या है? विस्थापन है, तो विस्थापन होना चाहिए, यानी वस्तु की स्थिति में चेंजिंग होना चाहिए। अब बल तो है ये है और दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो संवेग क्या होता है? एम और भी। तो ये एम भी किस पर निर्भर करता है? दोस्तों एम तो कांस्टेंट होता है और भी, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। 32 के सी हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध वाले नियम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको जूल नियम कहते हैं। दोस्तों धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल नियम कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेसिस्टेंस करंट आई। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है और गाउस के अनुसार जो है नियमानुसार चुंबकीय ध्रुव सदैव उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के युग्म के रूप में होता है। तो इसका क्या होगा? बंद वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष किसके होकर बनता है? तो प्रकाश के प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि एक प्राइमरी इंद्रधनुष होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में दो अपवर्तन और एक परावर्तन होता है, जो विबजियोर होता है ये इस पे निर्धारित होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? 2 अपवर्तन और 2 परावर्तन होता है। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। अगला है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्र नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? तो ये विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लड़का सोचता होगा कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये जो है ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। इसलिए विद्युत प्रवाह जो है ये वेक्टर क्वांटिटी न होकर स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में डैश होता है। तो दोस्तों 1 मोल में जो है 6.022 10⁻23 अणु होता है। कितना होता है? 6.022 10⁻23 अणु होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सही है। फिर कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान 7.4। तो शुद्ध जल कहिए दिया है तो 7 होता है। वर्षा का जल जो है एकदम शुद्ध होता है, जो न्यूट्रल होता है 7। सिरके का होता है 2.2 और दूध का 6.4 होता है। दोस्तों मूत्र का कितना होता है? 6.4 होता है। ये 6.6 है, 6.4 जो क्षारीय होता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होते हैं। तो समान वर्ग तत्वों में समान क्या होता है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा। किस में? वैलेंसी सेल में। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? CaO। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है?
तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप से होती है? दोस्तों जो पारा होता है ना, साधारण ताप और द्रव अवस्था में जो पाई जाती है ताप पे, और पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, और एक ब्रोमियम होता है। सोने के तांबे के साथ मिश्रण किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो किस स्थान पर? तो ये तीर के ऊपर और नीचे इंगित किया जाता है ये। अगला है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो कौन सी है? तो अनुवांशिकी। अगला है, पानी को कमी के कारण कोशिका का संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको जो है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो ये क्रिएटिन है। किडनी की चर्चा है। दोस्तों किडनी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका किडनी क्रेटानाइन जो है 1.4 से अधिक हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपका किडनी धीरे धीरे अब खराब हो रहा है 1.4 से ही। तो किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अक्षीय हड्डी है, यानी एक्सियल बोन नहीं है, सो पूछ रहा है। तो कंधा का हड्डी जो है एक्सियल है, बाकी बात कपाल, मेरुदंड और पसली का जो हड्डी है एक्सियल हड्डी है। अगला है, मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के द्वारा। अगला है, एड्स में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो कौन सी? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह संक्रामक बीमारी है जो HIV से नामक विषाणु से फैलता है और शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। दोस्तों बी लिम्फोसाइट को जो है ये ध्वस्त कर देता है, लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थैलोफाइटा समूह से कौन सा है संबंधित नहीं है? तो मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, यह टेरिडोफाइटा से संबंधित है। टेरिडोफाइटा से, पी से शुरू होता है, टेरिडोफाइटा। 3 होता है ना, थैलमस, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एक क्या होता है और एक ब्रायोफाइटा होता है जो उभयचर होता है। थैलोफाइटा में थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें संवहनी ऊतक के अभाव होता है, जाइलम फ्लेम कुछ भी नहीं होता है थैलोफाइटा में। तो कारा, यूथेथ्रिक्स और कैल्डोफोरा ये सब जो है थैलोफाइटा है, लेकिन ये नहीं है मार्सिलिया। दोस्तों मैथ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग को जो मैथ नहीं बनता है ना, आप कमेंट कीजिए कि फलना जैसे सेट नंबर 47 का माने जो नंबर है नंबर दीजिए आप, हम आपको बहुत अच्छा बता देंगे। ऐसे मैथ रीजनिंग सब बनाना शुरू कर देंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिटेल से बात करना पड़ता है तो टाइम टेकिंग हो जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर की ओर चलेंगे, थोड़ा इसमें हम आज बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तब तक कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज एरिया जो डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? यानी कह रहा है कि जैसे हम इनपुट देते हैं डाटा तो ये प्रोसेस करता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, इसके बाद आउटपुट आता है। तो इस प्रोसेस करने के समय जो डाटा होता है किस में स्टोर होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर में कितने टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है? 2 टाइप का। एक होता है प्राथमिक या मेन मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? डाटा तथा निर्देशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में जो है अस्थायी रूप से रखा जाता है और अंतरिम परिणामों तक प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ये मेन मेमोरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में कौन कौन होता है? तो इसमें जो है रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होता है, रोम होता है, रैम होता है,
ये सब जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। एक जो होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है और सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी। इसका क्या क्या होता है, तो चुंबकीय डिस्क होता है, यानी आउटपुट माने बाहर से जो रखा जाता है, जैसे चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। फिर ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका आंसर मेन मेमोरी हो जाएगा। अगला है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, वही मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो वही ना कह रहा है कि उतने ही समय अवधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करना, माने काम करना। कह रहा है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर को समझता है। तो दोस्तों ये कह रहा है, देखिए अगर आप बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो जरूर इसको सही कर देंगे। कह रहा है कि देखिए यहाँ डाटा है तो इनपुट हो गया, यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है तो क्या होता है, इसमें सीपीयू होता है और सीपीयू में ही इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू में क्या होता है, तीन चीज़ होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ईएलयू होता है और मेमोरी होता है। ये तीनों चीज़ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इस पे जो है काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस बीच में जो है यही माइक्रो प्रोसेसर होगा, यानी डाटा और प्रोग्राम के बीच। तो प्रोग्राम किस में होता है, माइक्रो प्रोसेसर में, तो वही माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये सीडी रोम हो जाता है। तो सीडी रोम क्या होता है, तो दोस्तों सीडी रोम जो है ये ऑप्टिकल डिवाइस है, माने ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें क्या करते हैं, इसमें केवल जो है ऑडियो और सॉफ्टवेयर डाटा जो है इंस्टॉल रहता है और इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, केवल पढ़ने के लिए यूज होता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गया। दोस्तों अगर पूछ दे कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाया था, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल कंपनी जो है, इंटेल कंपनी यही बनाया था और उसका नाम क्या था, इंटेल 4000 यानी 4004 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सीडी रोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन एक कलेक्शन होता है जो डिटरमिन करता है कि आप किन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से सेटिंग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन कर सकता है, जो यूजर अकाउंट होगा वो कर सकता है। तो इसका आंसर यूजर अकाउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सीपीयू में क्या क्या होता है, तो सीपीयू में जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू होता है और एक मेमोरी होता है। तो एक कह रहा कंपोनेंट के रूप में कौन होता है, तो दोस्तों एएलयू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है कंप्यूटर को स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, दोस्तों इसको रैम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक सहायक मेमोरी होता है, क्या होता है, सहायक मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे रोम होता है, रैम होता है और रोम भी होता है। तो सहायक मेमोरी से रोम में जाता है, रैम में, और फिर रैम से जो है एक कैश मेमोरी होता है। कौन होता है, कैश मेमोरी। यहाँ पे ये कैश मेमोरी जो है रैम से और रोम दोनों से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर जो है यहाँ पे रजिस्टर होता है और रजिस्टर से ही जो है ये सीपीयू अपना डाटा लेता है और प्रोग्रामिंग करता है। तो ये फ्लो ग्राफ आप समझ गए होंगे। दोस्तों कैश मेमोरी किसको कहते हैं, तो कैश मेमोरी जो होता है यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है कैश मेमोरी। और सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो रोम या रैम में खोजा जाता है और फिर कैश मेमोरी तथा मुख्य मेमोरी के जो बीच गतिभेद को दूर करने के लिए जो है इसका बफर का काम भी करता है कैश मेमोरी। इसका स्पीड जो होता है 2 से 10 नैनोसेकेंड होता है। तो इस तरह से काम करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रैम हो जाएगा। अगला है हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं।
जब जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत न पड़े। तो ये कौन सा डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ड्राइव सिस्टम यूनिट है जो परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं, और जब उन्हें रिपेयर रिप्लेस करने की ज़रूरत न हो। तो माने परमानेंट कौन लोकेटेड होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है इंटरनल हो जाएगा। माने कंप्यूटर का जो इंटरनल पार्ट होता है वो परमानेंट रहता है, लेकिन जब तक वो ख़राब नहीं होता, जब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अगला है कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है नेटवर्क हो जाएगा। अगला है टास्क बार होता है। तो दोस्तों टास्क बार किसको कहते हैं, थोड़ा सा दोस्तों, टास्क बार जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकॉनों के एक संकीर्ण पट्टी होती है जो आमतौर पर स्क्रीन के नीचे रहता है, और यह क्या काम करता है, तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि विंडोज़ कैमा माने कौन नंबर का विंडोज़ खुला हुआ है। ये जो है इसका और काम है, जैसे स्टार्ट बटन और घड़ी का ये इंडिकेट करता है। तो ये कहाँ रहता है, स्क्रीन के नीचे का नहीं, बॉटम में रहता है। अगला है कंप्यूटर में एक बार इंफॉर्मेशन डालने पर यह डैश बन जाता है। तो एक बार इंफॉर्मेशन डाल दिए तो क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है जो इनपुट होता है। समांतर डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो ये डेस्कटॉप पर रिसाइकिल करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगला किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। तो कॉपी किया हुआ डाटा किस में स्टोर किया जाता है, तो कॉपी किया हुआ डाटा जो है क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है। किस में, क्लिप बोर्ड में। अगला है आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश है, तो प्रत्येक घटक जो है हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। अगला है इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों को के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको जो है डाटाबेस कहते हैं। अगला है अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले बार या लाइनों को क्या कहते हैं जिनमें कोड होते हैं और उन्हें कंप्यूटर ही पढ़ सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है बार कोड कहते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन है डायरेक्ट याद करने वाला है, आप एक बार पढ़ लिए होंगे तो जरूर सही कर देंगे। अगला डैश में विशिष्ट नियम व शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अगला है स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ड्स सिंबल का सेट और नियमों का एक सिस्टम है जिससे मनुष्य कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों को लिख सकते हैं। दोस्तों जो हिंदी है तो उसको ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसको समझ सकते हैं। ज़्यादातर भाषा जो है इंग्लिश में ही लिखा गया है। इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगला है सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई डिवाइस के लिए। अब हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है, ये स्वर्ण जीता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर स्वर्ण होता है, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये कौन है, तो ये संतोषी कुमारी है। अगला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, यह किस जिले में अवस्थित है, तो बूढ़ा पहाड़ किस जिले में, तो गढ़वा जिले में। पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी की रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह है। अगला है झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है, और उसका पूरा डिटेल्स भी यहाँ मालूम हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट है कि इसका आरंभ 14 अगस्त 2016 को किया गया, तो ये गलत है। दोस्तों ये आई थिंक 2 अक्टूबर 2015 को ही स्टार्ट हुआ था, आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। दूसरा है कि इसका उद्देश्य रिक्शा चालकों के जीवन व्यवस्था सुधार करना सही है। इस योजना के तहत वैसे रिक्शा चालक जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है उन्हें सरकार ई रिक्शा का वितरण करेगी, तो 2 और 3 सही है। अगला है रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो दोस्तों रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो दोस्तों रांची जिले में 2 अनुमंडल है, रांची सदर और बुंडू, तथा वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 18 है, 2 ही है। कौन कौन है, रांची सदर और एक है बुंडू। अगला है बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है,
दोस्तों तो ये सरोज अय्यर है। अगला है, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो सबसे पहले भगवान जो है जगत लाल सिंह ने कहा था। कौन? जगत लाल सिंह ने। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए आह्वान किया था और बिरसा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को सिंह बोंगा का दूत भी घोषित किया था। अगला है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है? तो किस खनिज का एकमात्र है? तो ये पायराइट का है। अगला है, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसके कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का 10 सदस्य बनना अनिवार्य होता है? तो ये 6 माह का। अगला है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो झारखंड में तुलु भाषा नहीं बोली जाती है। यह भाषा भारत के कर्नाटक राज्य के पश्चिम भाग और उत्तरी केरल के कुछ भागों में बोली जाती है तुलु। बाकी बात बंगाली, नागपुरी और अंगिका बोली जाती है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो कहाँ से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से। अगला है, उस झारखंड जनजाति का नाम बताइए जहाँ दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चे को भुगतान करता है। तो ये गोंड में। ये अच्छा है। अगला है, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो ये क्या है? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। अगला है, सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल का पूर्ण रूप जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला है, झारखंड राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो 2 प्रसिद्ध भाई सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। अगला है, तेलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग झीलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिले जो है अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो ये अशोक भगत है। अगला है, राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना? तो पे एंड प्ले योजना। अगला है, टैगोर पहाड़ी जो मोहराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, वह झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो झारखंड के जो है रांची शहर में स्थित है। अगला है, करमाली, पहाड़िया, माझी, महाली ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है? तो ये संथाली भाषा का है। अगला, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है जिसने 2016 में झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है? तो कौन है? तो ये जो है वरुण आरोन है। निम्नलिखित में से कौन नदियों और उनके मूल का सही मिलान है? तो कौन सही मिलान है? तो इसमें से कौन नहीं सही है वो पूछ रहा है। तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, सही है। और मुंगेर से अजय नदी जो बिहार में है, सही है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, ये भी सही। टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी निकलती है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि यह नदी झारखंड राज्य के रांची पठार के पूर्व से निकलती है। कौन? टैगोर नदी, जो झारखंड और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। अगला है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जो जुड़े प्रमुख हस्तियों नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाना है। तो फर्स्ट है, बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ, सही है। भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चिरो विद्रोह हुआ। भागीरथ माझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ और विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में थोड़ी होगा, ये सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ 1855 में। निम्नलिखित में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है? एक बुनियादी कर्तव्य पानी की आपूर्ति करना। अगला है, निम्नलिखित साइटों में से कौन झारखंड के एक ताम्रप्रशासन साइट से संबंधित नहीं है? नहीं है वो पूछा है। करहरबरी, बदम, रामगढ़ और कुनार, तो इनमें से कुनार नहीं है। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर में स्थित है। अगला, ओरिका IEL यानी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्या से संबंधित है? तो कौन है? तो ये जो है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, ये हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार के कितने जिले गए थे? तो ये कितने जिले गए थे? तो 18 जिले, अब 24 हो गया है।
श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कौन से पहले के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में झारखंड ने अदानी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ 62,000 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश की प्रतिबद्धता आकर्षित करने का दावा किया है। तो कौन सा है? तो ये जो है ये मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निष्क्रिय इकाई को पुनः प्रवर्तन की मंजूरी दी है। यह उर्वरक विभाग झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये सिंदरा धनबाद में। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अगला है, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ये साइमन कमीशन जो 1928 में आया था और झारखंड क्षेत्र से प्राप्त एक ज्ञापन के आधार पर जो है झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, और परंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया। खेरवाल वंशा धर्मपुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है माझी रामदास टुड्डू रोस्का के द्वारा लिखा गया। अगला है, इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी की और लव एट द रेट फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये निकिता सिंह है। अगला है, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी का जन्म कब होता है? 13 जून 1994 को, और यह जो है तीरंदाजी से है। अगला, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण के और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? तो ये कौन है? ये सिमोन उरांव है। अगला है, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा गया है? तो दयामणि बारला को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलेगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? तो ये रघुवर दास कहा। दोस्तों, अभी नया करेंट का है, रघुवर दास को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो ये उड़ीसा का राज्यपाल जो है रघुवर दास को बनाया गया है। तो दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर अगर कोई कमी है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और आपके जवाब देने के लिए मैं 24 आवर्स हूँ। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछें तो मैं उसका कोशिश करता हूँ जवाब देने का। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन गलत रहता ही है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है जिसमें 2 क्वेश्चन गलत था और उसको डिलीट किया गया है। तो अगर जानबूझकर तो गलती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो हम लोग मिलकर उसको सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्त, इतना ही।